नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र में पाठ 4 कार्यपालिका। सबसे पहले देखते हैं कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के समूह से होता है जो नीतियों, नियमों और कायदे कानूनों को लागू करते हैं, अर्थात विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने वाला सरकार का अभिन्न अंग कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका 2 प्रकार के लोगों से बनी होती है। पहले वो जो जनता द्वारा चुने गए होते हैं, जैसे नेता, इन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। दूसरे वो जो पढ़ लिख कर IAS PCS अधिकारी बनते हैं, प्रशासनिक मशीनरी के रूप में कार्य करते हैं। जो दूसरे नंबर के होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, ये क्या होते हैं, स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। और जो पहले नंबर के राजनीतिक कार्यपालिका के में आते हैं वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, तो उनका कोई एक स्थायी वो नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकारों को हम निम्न चार्ट के द्वारा समझेंगे। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी भी अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं सुना होगा। आपने सुना है? नहीं सुना है ना। इसलिए क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो 3 प्रकार से होती है, जैसे संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। जो संसदीय कार्यपालिका होती है उसमें प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री विधायिका के बहुमत दल का नेता होता है और विधायिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और अर्ध अध्यक्षात्मक में जो होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, मतलब यह एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति क्या रहता है, उत्तरदायी रहता है। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन जो ताकतवर शक्ति जिसको प्राप्त होती है वो किसको होती है, राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। किसमें? अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो होती है उसमें क्या होता है कि एक ही इंसान के हाथ में सत्ता होती है। इसमें राष्ट्रपति ही देश का क्या होता है, प्रमुख होता है। इसमें प्रधानमंत्री नहीं होता है। इन देशों में राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। इसका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कौन? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अब आ जाइए भारत में जो हमारी चलती है संसदीय कार्यपालिका। कार्यपालिका को प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है। संविधान निर्माता ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जिसमें शक्तिशाली कार्यपालिका हो, परंतु व्यक्ति पूजा न हो। मतलब व्यक्ति पूजा न हो। जैसे अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसमें सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में क्या होती है, संपूर्ण सत्ता होती है। एक ही व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण सत्ता होती है। वो चाहे जैसे देश को चलाना चाहे वैसे चला सकता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में देश के मुखिया को डर रहता है कि जनता के खिलाफ जाने पर या जनता के विरुद्ध काम करने पर क्या होगा, मुझे उनका विरोध भी हो सकता है। संसदीय प्रणाली में सरकार का प्रमुख क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। वह उस दल का नेता होता है जिसे विधायिका में बहुमत क्या होता है, बहुमत प्राप्त होता है। भारत में संसदीय प्रणाली यहाँ एक राष्ट्रपति भी होता है। भारत में जो हमारा भारत है यहाँ संसदीय प्रणाली है और यहाँ पर क्या होता है, एक राष्ट्रपति भी होता है जो नाम मात्र का प्रधान होता है। लेकिन क्या होता है, मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। संसदीय प्रणाली भारत, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी में है। अब आ जाता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है। मैंने पहले भी बताया था। इसमें राष्ट्रपति को ही ताकतवर होता है। इसमें क्या होता है, निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान से होता है। यह कहाँ कहाँ है, देश अमेरिका और ब्राज़ील इत्यादि में। अब आता है अर्ध अध्यक्षात्मक देश शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों ही प्रमुख होते हैं इसके,
तथा राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस जो अर्ध अध्यक्षात्मक देश शासन प्रणाली है कहाँ कहाँ कौन कौन से देशों में अपनाई जाती है, फ्रांस, रूस और श्रीलंका में। तो बच्चों ये थे हमारे कार्यपालिका के प्रकार। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कार्यपालिका 3 प्रकार से मेन होती है, संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है संसदीय में, और अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है वहाँ पर केवल एक ही इंसान का दबदबा होता है, एक ही इंसान प्रमुख होता है देश का, कौन, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख भी होता है। और चुनाव क्या होता है उसमें, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। और जो संसदीय शासन प्रणाली थी वह कहाँ कौन कौन से देशों में अपनाई गई, भारत, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी में अपनाई गई है। और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है अमेरिका और ब्राज़ील में अपनाई गई है, तथा अर्ध अध्यक्षात्मक जो है फ्रांस, रूस तथा श्रीलंका में अपनाई गई है। इतना आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अब आता है मेन कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसके बारे में हम पढ़ें। भारत का राष्ट्रपति, तो देखिए भारत का राष्ट्रपति आता है अनुच्छेद 52 से 62 तक इसका उल्लेख किया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब इसकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं देखिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। नोट है, राष्ट्रपति की सैलरी 1,50,000 होती है। आई होप अभी आई थिंक अभी शायद मेरे को लग रहा है बढ़ गई है, तो अभी क्लियर नहीं, इसको क्लियर ना समझे। फिर जो है कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जो होता है राष्ट्रपति, इसका क्या होता है, अध्यक्ष संघ कार्यपालिका का ये प्रमुख होता है। और उपराष्ट्रपति जो है, इस उपराष्ट्रपति आते हैं कार्यपालिका में, कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब आ जाइए राष्ट्रपति का चुनाव। यह था अनुच्छेद 34 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, तो बच्चों देखिए जरा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा में जो निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं वो सदस्य होंगे, प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और कौन होंगे, राज्यों के विधानसभाओं के, 29 राज्य जो हमारे हैं उनकी विधानसभाओं के, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है वो कैसे है, देखो, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में जितने भी प्रत्याशी होते हैं उन सबको क्या होता है, वोट देना होता है प्राइवेसी के अनुसार, और उन जिसकी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा होती है, जिस भी उम्मीदवार की प्राइवेसी जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अभी मैं इसको आगे आपको बताऊंगी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, तो अभी इसको इतना समझ लीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति के जो शपथ हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। कौन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। इसको हटाने की प्रक्रिया भी है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। महाभियोग संसद द्वारा लगाया जाता है, और संसद द्वारा कैसे लगाया जाता है इसको आपको बाद में बताया जाएगा। अब आ जाइए इसके जो शपथ चुनाव की पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कैसे है राष्ट्रपति की। सबसे पहले तो जान लेंगे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति है क्या। देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के में आनुपातिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस फिर क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
इतने लोग इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, इतने लोग इसमें वोट देते हैं उम्मीदवार को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुल वोट बटे 2 + 1। इसका मैं कह रही थी ना अभी, आनुपातिक प्रक्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता है। जैसे देखिए, माना जीत के लिए कुल मतों की संख्या बराबर, जैसे कुल क्या है, देखो कुल वोटों की संख्या क्या है, 100 है, और जीत के लिए कुल मतों की संख्या बराबर 100/2 + 1। ठीक है, ये इस प्रक्रिया से आप अपनाएंगे। देखिए अब आगे देखिए, एकल संक्रमणीय पद्धति में सभी प्रत्याशियों के आधार पर, वरीयता के आधार पर, एकल संक्रमणीय पद्धति में सभी प्रत्याशियों को वरीयता के आधार पर वोट दिए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हम निर्वाचन में कहीं पर हम वोट देने जाते हैं जब प्रत्यक्ष रूप से, तो क्या होता है वहाँ पर हम सिर्फ एक ही केस में वोट डालते हैं ना, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही उम्मीदवार को वोट नहीं डालना होता है। आप डालोगे, अगर 4-5 लोग, अगर उम्मीदवार 5 प्रत्याशी खड़े हैं, 5 उम्मीदवार खड़े हैं, तो आपको क्या करना है, 5 के 5 लोगों को वोट देना पड़ता है। और 5 के 5 लोगों को कैसे वोट देना पड़ता है, देखिए ना, अभी बता रही हूँ। देखिए जैसे हम लोगों ने ये 5 सदस्य पकड़ लिए, ठीक है, अब हमने देना है वोट सबको। पहले हम क्या करेंगे, हमें लगता है कि सबसे अच्छा उम्मीदवार ए है, तो माना 30 लोगों ने क्या कर दिया कि ए को वोट दे दिया, फिर 25 लोगों ने बी को, उसके बाद देना, लेकिन देना सबको है। जैसे मैं दूंगी, मैंने वोट देना है, मुझे लगा कि सबसे पहले ए अच्छा है, तो मैं पहले ए को दूंगी फर्स्ट वरीयता में। दूसरी वरीयता में मैंने क्या कर दिया, बी को दे दिया। तीसरी वरीयता में मुझे जो भी अच्छा उम्मीदवार लगा उसको दे दिया, और जो मुझे बहुत थोड़ा कम हल्का फुल्का उम्मीदवार लगा उसको मैंने लास्ट में ई को दे दिया। तो ये था इसका क्या, इनका एक ढांचा कि वरीयता के आधार पर हम सबको वोट देंगे। जिसके सबसे कम वोट होंगे पहले राउंड में वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब देखिए जैसे सबसे कम वोट यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, पहले ए को 30 वोट मिले, बी को 25 मिले हैं, सी को 20 मिले और डी को 15 मिले, और ई को कितने मिल गए, 10 मिल गए। अब सबसे कम वोट किसके हैं, ई के हैं, तो ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और जो ये ई को 10 वोट मिले थे, क्योंकि ये जो ई है जिसको या सब चाहे हो सकता है वो डी भी हो सकता था, उसको क्या करा जाता है कि हो सकता है कि वो ई या डी कुछ भी, सॉरी कॉल आ गई थी। देखो क्या होगा कि अगर ए को 30 मिले, बी को 25 मिले, सी को 20 मिले और डी को 15 मिले हैं इस चार्ट के अनुसार, और ई को क्या मिले, 10 मिले हैं, तो 10 में से आप देखिए जो लास्ट में जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे वह फर्स्ट राउंड में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में वो बाहर हो गया, तो क्या होगा, अब फर्स्ट राउंड में बाहर। ठीक है, ई के जो ये 10 वोट आप इनको फर्स्ट राउंड में मिले हैं ना, अभी तो ये सबसे कम वोट होने के वजह से ये बाहर हो गया, लेकिन इसको जो कम वोट मिले हैं इन 10 वोटों को क्या कर दिया जाएगा, फिर से इनमें बांट दिया जाएगा। अब इनमें कैसे बांटा जाएगा, देखो इसमें माना कि इसने अब सेकंड वरीयता वाले को इसने, जैसे बाय द वे इसने जो ये 10 वोट दिए थे, इन 10 वोटरों ने माना 6 वोट किसको दिए थे सेकंड वरीयता में, ए को दिए थे, और 2 वोट इसने क्या दिए थे, इन्होंने सेकंड वरीयता में बी को दिए थे, और 1 वोट किसको दिया था, सी को दिया था। तो ये कितने हो गए, और 1 वोट दिया था डी को। तो ये कुल टोटल इनके कितने हो गए, ए के 36 हो गए जोड़ के, और बी के 27 हो गए, और उसके कितने हो गए, सी के 21 हो गए, और डी के 16 हो गए। ठीक है, अब सबसे कम वोट किसको आए, 16 को, तो अब क्या हो गया, 16 भी इस राउंड से, सेकेंड राउंड से बाहर हो गया। 16 जो डी हो गया वो सेकेंड राउंड में बाहर हो गया है। अब देखिए, अब जब देखिए ये जो 16 वोट हैं, अब इन 16 वोटों को माना क्या करा है कि 12 वोट किसको दिए, इन्होंने थर्ड वरीयता में 12 वोट माना इसने ए को दिए थे, तो इनके 12 वोट यहाँ प्लस हो जाएंगे, 12, अब बचे 4 वोट। ठीक है, अब इसने 2 वोट माना किसको दिए थे,
थर्ड वरीयता में माना इसने, डी को दिए थे तो इसने क्या करा, ई को दिए थे या डी को जिसको भी दिए थे तो ये भी यहाँ पर क्या कर दिए गए। अभी इसने जो थर्ड वरीयता में था इसने इसको ए को दिए होंगे तो यहाँ के इतने वोल्ट कहाँ आ गए, 2 इसके पास आ गए, प्लस 1 इसने थर्ड वरीयता में इसको दिया होगा, बी को दिया होगा तो किस में आ गई ये, फोर्थ वरीयता में, सॉरी। तो प्लस यहाँ हो गया, प्लस 1 ये हो गया, कितने हो गए, 12 13 14 15 आ रहे ना। और 1 वोल्ट अब आ गया यहाँ कितना, इतने 15 वोल्ट आ गए इसके, और 1 वोल्ट रह गया इसके पास, कितना, बी के पास 28 वोल्ट रह गए इसके पास। अब इसमें से जो 1 वोल्ट था इसको भी क्या कर देते हैं, इसने थर्ड वरीयता में इन्होंने 1 वोल्ट इसको दिया है और 2 वोल्ट इसको दिए हैं तो ये भी यहाँ प्लस हो गया। तो क्या हो गए, 50 प्लस 12 36 प्लस 12 कितने हो गए, 36 प्लस 12 और 2 40 और 1 41, सॉरी 36 प्लस 12 बराबर 42, सॉरी यार 42 कहाँ से हो गए, 36 और 4 कितने हो गए, 40 10 50 प्लस 1 कितना हो गया, 51। तो क्या था कि 50 जितना हमारा रेशो था, देखिए हमारा रेशो कितना था, 50 100 का था, 100 का 50%, वो कह रहे हैं कि कुल वोटों की संख्या बट्टे 2, मतलब उसका हाफ, मतलब कितना हो गया बट्टे 2 में 50 प्लस 1, अगर उसका 1 भी अगर हो गया समानुपाती 1 बढ़ गया तो 51 वोल्ट आ गए को, तो ये क्या बन गया, आपका विजेता बन गया, ये राष्ट्रपति के लिए चुना गया। तो समझ में आया बच्चों, ये था आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एक बार और सुन लीजिए इसको, कुल देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं वोट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके जो वो होता है रेशियो होता है किस टाइप से, कुल वोट बट्टे 2 प्लस 1, ठीक है। कुल वोट माना कितने थे, 100 थे, उसका बट्टे कर दिया 2, मतलब 2 भागों में बांट दिया तो कितने वोट होने चाहिए, 50 प्लस 1, अगर 51 वोट आ गए तो वह विजेता हो गया। उसके बाद क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति में सभी प्रत्याशियों को वरीयता के आधार पर वोट देने होते हैं। जैसे हम किसी को जाते हैं वोट देने तो एक ही व्यक्ति को वोट दे के आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सभी लोगों को समान रूप से वोट देना होता है, समान रूप से नहीं, सॉरी, वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। जैसे मुझे लगा कि ए सबसे अच्छा है तो मैंने ए को पहले वरीयता में वोट दिया, दूसरी वरीयता में मैंने बी को दिया, तीसरी वरीयता में मैंने डी को दे दिया, या चौथी वरीयता में मैंने ई को दे दिया। तो इससे क्या होता है, सभी लोग इसी तरीके से सभी लोगों को वोट देने होते हैं, और उसके बाद जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं वह पहली वरीयता से बाहर हो जाता है और उसके वोट यहाँ बढ़ जाते हैं। सेकंड वरीयता के अनुसार उनको बांट दिया जाता है। इन 10 वोटों को जिसने सेकंड वरीयता, इन 10 वोटरों ने जिनको भी सेकंड वरीयता में वोट दिया होगा उनमें बढ़ जाता है। उसके बाद फिर थर्ड में भी ऐसा होता है, ये सिलसिला चलता जाता है जब तक रेशो पूरा नहीं हो जाता है, मतलब 100 वोटों में से 50 प्लस 1 वोट अगर किसी को मिल जाते हैं तो वह राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी को एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। अब आ जाइए राष्ट्रपति के अधिकार। अब इसके क्या क्या अधिकार हैं, देखो राष्ट्रपति को एक तो होता है नियुक्ति संबंधी अधिकार, एक होते हैं विधायी अधिकार। तो इनको सीरियल वाइज पढ़ते जाएं। देखो नियुक्ति संबंधी क्या होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। फिर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की AGI की नियुक्ति भी करता है। लोक सेवा आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
की जाती थी। ये थे इसके राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, अब आ जाइए राष्ट्रपति के और भी कुछ अधिकार होते हैं। देखो, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये सभी जानते हैं। राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। जो भी विधेयक होंगे, पारित विधेयक होंगे, वो जब तक राष्ट्रपति का अनुमोदन नहीं होगा तब तक कानून नहीं बना सकते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ़ करने की भी शक्ति प्राप्त है। ये है इसकी विधायी शक्ति, इसको कानूनी शक्ति जो कहते हैं। ये शक्ति है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अगर जो दोषी ठहराया गया है तो उसकी सज़ा को माफ़ करने की शक्ति भी किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को है। यहाँ तक कि फांसी की सज़ा को भी वह आजीवन कारावास में बदल सकता है। देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। देश की तीनों सेनाएं, जल, थल और स्थल सेना का जल, थल और वायु सेना का अध्यक्ष भी का प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को देता है। संसद के 2 सदस्यों को चुनने की शक्ति भी राष्ट्रपति को होती है। जो संसद में सदस्य चुने जाते हैं उनको भी क्या करता है? वो राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार होता है। इसमें क्या होता है? लोकसभा के 2 सदस्य कौन कौन से सदस्य हैं? देखो, लोकसभा के 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के और राज्यसभा के 12 सदस्य जो कला, साहित्य, पत्रकारिता और विज्ञान और सामाजिक कार्यों से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए अन्य सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। लेकिन जो 2 सदस्य लोकसभा में होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के, उनको कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। और जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं उनको भी क्या करता है? वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, अब आ जाइए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। इसकी कुछ आपातकालीन शक्तियाँ थी, ये कौन कौन सी है? संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला अनुच्छेद 52 में जिसका उल्लेख किया गया है भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में लगा सकता है। नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 बाह्य आक्रमण और नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह में। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं जो निम्नवत हैं। कितनी बार लगे हैं? केवल 3 बार लगे हैं। सन 1962 में लगा था भारत चीन युद्ध के समय। दूसरा लगा था 1971 में भारत पाक युद्ध के समय। और तीसरा युद्ध आपातकाल जब लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। ये राज्यों के राष्ट्रपति शासन कई बार, अब जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था शायद ये इंदिरा गांधी के समय में लगा था। ठीक है, अब देखिए कि ये था इसका किसका? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये जो 3 बार आपातकाल लगे हैं, एक बार 62 में, 71 में और एक 1975 में, तो ये थे इसके राष्ट्रीय आपातकाल। और जो अनुच्छेद 356 में दिया गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है, राज्यों में, जब राज्यों में क्या होता है? देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है। ठीक है, अभी उत्तराखंड में हमारा एक बार लगा है, शायद एक बार हरीश रावत के समय में। ठीक है, तो कई बार यह राज्यों में लग चुका है। वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा ही नहीं है। जो वित्तीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 60 के अनुसार अभी तक क्या हुआ है? भारत में वित्तीय आपातकाल लगा ही नहीं है। अब देखिए, एक की पॉइंट है कुछ। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, केवल 2 बार लगातार जो राष्ट्रपति रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। पहली महिला राष्ट्रपति जो रही हमारे भारत की, देश की, प्रतिभा पाटिल थी। निर्विरोध जीतने वाली राष्ट्रपति जो निर्विरोध जीती थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? देखिए, 2 राष्ट्रपति थे जिनकी उनके कार्यकाल के
उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के समय में हुई थी। तो एक थे जाकिर हुसैन, 1967 से 1969 तक ये रहे थे, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। एक फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, इनकी 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल था। तो इनकी भी कार्यकाल के दौरान क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये थे हमारे भारत के राष्ट्रपति के जो मुख्य की पॉइंट। ठीक है, अब आ जाइए। तो बच्चों ये थे हमारे देश की कार्यपालिका। हमारे देश में कैसी कार्यपालिका है, उसके बाद संसदीय कार्यपालिका किससे कहते हैं, फिर है भारत का राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आते हैं और इनकी क्या योग्यताएं होते हैं, इनके चुनाव कैसे किए जाते हैं, एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या है, और राष्ट्रपति के अधिकार कौन कौन से हैं, और राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो क्या हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इससे संबंधित PDF मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। इस कार्यपालिका से संबंधित पाठ में जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो बच्चों, आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।